नमस्कार जी सभी को। आज हम जनता सरकार मोर्चा से, मेरा नाम सचिन कुमार और मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश। आपके बीच आए बेगम पाल जी के माध्यम से। बेगम पाल जी तो जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, और भाई साहब ये मिंटू जी, और इन्होंने ये यहाँ पर एक हम आप परस्पर संवाद करने का एक अवसर हम लोगों को प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। तो संवाद करने के लिए आना इसलिए पड़ा है कि भाई कुछ घटनाक्रम देश के अंदर घटित हो रहा है। आप लोग उससे ज्ञात भी हैं सभी लोग, और ज्ञात तो क्या कहें, सभी उससे पीड़ित भी हैं और उसका शिकार भी हैं। ये तो किसी से अछूता नहीं है कि जो व्यवस्था आज चल रही है देश के अंदर, उसमें किसका कितना भला हुआ है। कुछ चुनिंदा वर्ग को छोड़ करके सारा का सारा तबका जो है समाज का, वो किसी तरह अपना समय गुजार रहा है। चाहे कोई भी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, वो कितना ही इस तथाकथित शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकले, वो बेचारा रोजगार के लिए परेशान है कि भाई मुझे नए अवसर नहीं मिल रहे हैं। जबकि जो डिग्रियां हैं सरकार की या स्कूल की, कॉलेज की, वो भी उसके पास है, पर पर्याप्त अवसर उसके पास नहीं है, वो भी परेशान है। दूसरा, जो कारीगर वर्ग है वो परेशान है कि भाई हमारे पास काम नहीं है। काम है तो जितना हमारा ज़रूरत है उतना नहीं है। फिर जो खेती करने वाला वर्ग है समाज के अंदर, वो भी परेशान है। उसके पास ज़मीन है, सब कुछ है, लेकिन वो इस बात से परेशान है कि मेरी लागत ज़्यादा है और आमदनी कम है। फिर आपका जो व्यापारी वर्ग है वो भी परेशान है। वो क्यों परेशान है कि भाई जितने टैक्स मुझे देने पड़ते हैं, जितने खर्च मेरे हैं, और जिस तरह का समाज में काम हो रहा है, तो मेरा भी व्यापार उस तरीके से नहीं चल रहा है। अब ये जो शिकायतें हैं, महिलाएं हैं उनकी अलग शिकायतें हैं। हर समाज, मतलब कोई भी समाज का वर्ग हो, वो परेशान है। आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी हम परेशान हैरान हैं। भाई सब लोग कहते हैं भाईचारा नहीं है, प्रेम नहीं है, आपस में हम जो प्रेम था, भाईचारा था, मिलजुल कर रहते थे, वो भी नहीं है। एंटरटेनमेंट की दुनिया जो हज़ारों करोड़ रुपए का व्यापार करती है अपनी फिल्मों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, लेकिन लोग फिर भी खुश नहीं हैं। इतना बड़ा तामझाम, इतना बड़ा तारतम्य चल रहा है देश के अंदर। 100 करोड़ 200 करोड़ जो कलाकार वर्ग है वो पैसे भी ले रहा है, और वो सब हम सब की जेब से ही जा रहे हैं। लेकिन जो आनंद है, जो खुशी है, उसका अभाव है। समाज के अंदर जो परस्पर विश्वास का भाव था, जो एक दूसरे से हम मिलकर रहते थे और कोई छोटा बड़ा नहीं था, उसका भी अभाव है। कहीं जातिगत घृणाएं हैं, तो कहीं समाज के अंदर जो है धार्मिक मुद्दों पर भावनाएं ठेस पहुंचाई जा रही हैं। और ये सभी मुद्दों पर, गरीबी, बेकारी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अभाव, धार्मिक विद्वेष, इन सभी मुद्दे राजनीतिक लोगों के भाषणों में, टीवी पर, मीडिया पर आप देखते हैं। वो एक सरकार आएगी, वो कहेगी कि हम आपकी गरीबी दूर कर देंगे, भुखमरी दूर कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष नए उत्पन्न करेंगे, आपको जो है घर दे देंगे, पक्का मकान दे देंगे, XYZ बहुत सी चीज़ें वो लोग करते हैं। और पिछले 1947 के बाद से अब तक 70-75 साल में सभी सरकारों ने अपने बजट बनाए। पंचवार्षिक योजनाएं 1950 के बाद से इस देश में शुरू हो गई।
और उन पंचवार्षिक योजनाओं को हर प्रधानमंत्री बनाता है। 1947 में भारत के ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं था। पंचवार्षिक योजनाएं बनाई कि हम देश के अंदर जो गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, अभाव है, अशिक्षा है, या जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए 5 साल की प्लानिंग का खाका तैयार करते हैं। उसके लिए योजना आयोग बना, जो अब नीति आयोग कहलाता है। वो पिछले 70-75 साल से चला आ रहा है और लगभग 200 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज देश के लोगों के ऊपर हो गया है और सरकार के ऊपर अलग हो गया है। तो आप सब लोग बैठे हैं, कोई भाषणबाजी तो हम कर नहीं रहे, तो आप इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं कि भाई क्या हुआ, आप बताओ, आपकी स्थिति में सुधार हुआ कि बिगाड़ हुआ? पहले जो स्थिति थी हमारे समाज की और हमारी, हम जो खुशी थी, जो अभी आप स्वास्थ्य की दृष्टि देखोगे, अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से ही देखोगे, जिस पर बड़े बड़े हॉस्पिटल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान योजना के अंतर्गत मिल रहा है लोगों को, तो क्या आपको अगर 25 लाख रुपए भी दे दिए जाएं तो वो इस बात का पैमाना थोड़ा ही है कि भाई आप स्वस्थ हो गए। अगर साल के 25 लाख रुपए भी एक व्यक्ति के ऊपर खर्च किए जाएं तो क्या सभ्य समाज ये कहेगा कि स्वस्थ हो गया? ये तो और हमारे लिए शर्म की बात है कि हमको 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए स्वास्थ्य के ऊपर प्रति व्यक्ति गारंटी देनी पड़ रही है कि भाई आप अगर बीमार हो गए तो आपका इलाज होगा। इसको आप विज्ञान कहोगे कि अज्ञान कहोगे? भाई विज्ञान तो वो था कि हम बीमारी नहीं पड़े, क्यों देनी पड़े हमको? क्यों जी? आप इसको विज्ञान कहोगे कि उसको कहोगे आप बीमार ना पड़े? और ये जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये तो सब प्रत्यक्ष गवाह हैं, आप लोग ने भी देखा है वो जीवन में कि क्या हमारा समाज बीमार पड़ता था? आप बता दो गांव में 1970, 80, 90, 2000 तक का जो समय है, आप अपने क्षेत्र का, मैं तो अपने क्षेत्र का जानता हूँ, आप अपने क्षेत्र का बता दो, गांव में एक भी डॉक्टर नहीं था। 10-10 गांव में, 5-5 गांव में एक आध कोई डॉक्टर मिलता था। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं थी हमको। भाई तब भी तो जीवन था। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि भाई आपको ना तो स्वास्थ्य आपका चौपट हो गया है। अब आ जाओ गांव के ऊपर बात, क्योंकि हम सब ग्रामीण क्षेत्र से में रहते हैं और गांव के लोग यहाँ बैठे हैं। तो गांव जो है पूरी तरह स्वावलंबी था अपने आप में, था कि नहीं था? भाई बीज हमारे पास अपना था, खेत का बीज जो था अपना बोते थे, किसी पे आधारित नहीं थे। फसल बोई, उसको पूरा किया, काटा, फिर अपना बीज रख लिया, और हर तरह के बीज थे। अभी तो बहुत कम बीज तक सीमित हो गए हैं। आज बीज भी नहीं है हमारे पास अपना। इसको बड़ा हम मान रहे हैं भाई विज्ञान ने बड़ी तरक्की कर ली। भाई गांव के पास अगर बीज नहीं है तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। आप समझो जी, अगर किसी कंपनी का बीज आप ले रहे हो, उसने कल को आपको बीज बांझ दे दिया, जो कि प्रयोग हो चुका है हरियाणा के अंदर भी। उस पर खेत में गेहूं बोए थे किसान ने, और उस पर फसल तो हो गई ठीक ठाक बढ़िया, लेकिन उस पर दाने नहीं आए, बाली नहीं आई। कर लो क्या करो। तो बीज आपके पास नहीं है, और इसको तरक्की का आधार माना जा रहा है कि हमने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी और उनकी जो है इनकम लाखों करोड़ में है। तो वो उससे आपको क्या हुआ भाई? आप ये बताओ, अगर कोई इंडस्ट्री खड़ी हो गई देश के अंदर और उसका 5 लाख करोड़ का व्यापार है, तो उससे आपको क्या फायदा? या देश के आम आदमी को उससे क्या फायदा? अब आ जाओ उस पर, पशुओं के ऊपर बात करते हैं हम। अब पशुधन आपके पास है, लेकिन पशुधन के कोई बीज नहीं है हमारे पास, ठीक है जी। वो भी आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टिक्का लगवा के इंजेक्शन से पैदा करते हैं, ठीक, वो भी नहीं है। पहले जो है सब नेचुरल था। आदमी को इस बात की परेशानी नहीं थी कि कब मेरी गाय या भैंस गाभिन हो गई, उसको पता ही नहीं था। जंगल में चरती थी अपना, जब उसका समय आता था तो गर्भाधान हो जाता था उसका। तो ये भी चिंता का विषय है कि नहीं है? भाई कल को आपको वो भी ना मिले तो डंगर खत्म हो जाएंगे, बीज। अब
तो ये जो जनता सरकार मोर्चा जिसके बारे में बात कर रहा हूं, इतनी, इससे भी बहुत सी समस्याएं हैं और जो समाज के अंदर व्याप्त हैं। अब मनुष्य का जो बीज है, जो आप लोग सब लोग जानते हैं, गांव में रहते हैं, हम भी जानते हैं कि मनुष्य अब जो है, अब ना आजकल की जो नई पीढ़ी है वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। स्वास्थ्य के जो आंकड़े हैं, जो स्वास्थ्य पर काम करते हैं लोग, उन्होंने ये बताया है कि लगभग 60 से 65% युवा वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो गया है। तो उसके लिए क्या खुल गए हैं? उसके लिए वो खुल गए हैं IVF सेंटर्स। दिल्ली में, करनाल में, मुंबई में, आपके जो चेन्नई है, बड़े बड़े महानगर हैं, इनमें तो बहुत ही 90% ज़्यादा गिरावट है। और वहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोलते हैं, IVF सेंटर जिसको बोलते हैं, उनका बोलबाला हो चुका है। तो भाई इसको आप विज्ञान कहते हो कि अज्ञान कहते हो? अगर आज समाज इस स्थिति में खड़ा है, उसके पास अपना ही बीज नहीं है। भाई एक बात बताओ, अगर मैं आगे संतान उत्पन्न नहीं कर सकता तो इसको क्या कहोगे? बड़े सोचने की विषय है। तो जनता सरकार मोर्चा ने जब इसका गठन हुआ 2000, पिछले साल थी ना रैली? नहीं, वो तो रैली 19 नवंबर को एक बड़ी सभा का आयोजन किया था हरियाणा के अंदर। पूरे देश से उसमें लोग आए थे, हजारों की संख्या में। उस रैली का नाम ही यही था कि नस्ल बचाओ रैली। ये जो लड़ाई है साथियों, ये नस्ल को बचाने की है, चाहे वो आपके खेत की नस्ल को बचाने की हो, चाहे वो पशुओं की नस्ल की बचाने की हो, चाहे वो मनुष्य की नस्ल को बचाने की हो। क्योंकि अगर ये मूलभूत जो प्राकृतिक व्यवस्था है यही नहीं रहेगी तो भाई फिर क्या होगा? इसलिए सरकार ने ये अभियान शुरू हुआ, और सरकार ने ये अभियान शुरू होने के पीछे एक बड़ी, आप सब जानते हैं, बड़ा घटनाक्रम घटा था देश में। 2019-20 में एक बीमारी का माहौल बना करके पूरे देश को बंद कर दिया था। उसमें आपके सारी गतिविधि को रोक दिया गया था। पहले 24 घंटे के लिए बोला था, फिर उसको 21 दिन कर दिया, फिर उसको बढ़ाते चले गए। लगभग 3 से 6 महीने तक देश की रफ्तार रुकी रही। तो आप लोग ये बताओ, जो विज्ञान को जानते हैं कि भाई अगर कोई वायरस है जो हवा में फैल सकता है, कोई वायरस है मान लो, और वो हवा में फैल सकता है, तो वो आपके मुंह पर कपड़ा बांधने से रुक जाएगा क्या? मान लो मैं आपकी अपनी दूरी बढ़ा लूं, उससे रुक जाएगा क्या वायरस? है ना? उसकी सत्यता तो हम सब जानते हैं कि वो कितना सत्य था और कितना वो था। लेकिन टीवी के ऊपर रात दिन एक ही न्यूज़ चल रही थी उस बीमारी को लेकर के। तो एक नर्स थी सहारनपुर में, हॉस्पिटल में, मैं सहारनपुर से हूँ सरकारी, तो उससे मेरी बात हुई इसी विषय को लेकर के। फिर उनको 2-2 टीके लगे सब लोगों को, किसी को 3-3 भी लग गए बूस्टर डोज के नाम पर। तो वो बेचारी बीमार है, उससे मेरी बात हुई। तो बात होने पर उसने मुझसे पूछा ये इसी प्रश्न की भाई, फिर मैंने उसको यही पूछा, मैं कहा तुम नर्स हो हॉस्पिटल में, तुम एक बात बताओ कि अगर कोई वाकई में बीमारी है या कोई ऐसी स्थिति है जिससे नुकसान हो सकता है पूरे गांव का, तो गांव का जो मुखिया है वो क्या ऐसा कदम उठाएगा जिससे लोगों में डर फैल जाए, या वो ऐसा कदम उठाएगा कि भाई लोगों में डर ना फैले और वो आराम से उस स्थिति से गुजर जाएं? बोले जी ऐसा कदम उठाएगा जिससे कि लोगों में पैनिक ना हो, डर ना फैले, अफरा तफरी ना मचे। तो मैं कहा भाई, तो ये मीडिया पे रात दिन एक ही प्रचार चल रहा था उस समय, कोरोना कोरोना कोरोना, है ना? वो आपको जागरूक कर रहे थे कि डरा रहे थे लोगों को? है ना? डरा रहे थे, ठीक बात।
दूसरा, उन्होंने नियम बनाया कि भाई 6 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी। ये नियम बनाया था डॉक्टर फॉची, अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ के हेड है, 2022 तक रहे। उन्होंने ये नियम बनाया। पता चलता है कि उसके ऊपर जो है वहाँ केस चल रहा है कि तुमने कैसे बिना साइंटिफिक स्टडी के ये लोगों के ऊपर मास्क लगा दिया, जिससे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, और जिसको पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उनको हम ग्रहण करते हैं। उसको आपके मुंह पे कपड़ा लगा दिया तो रुक गई ना आपकी, फिर आप वो कार्बन डाइऑक्साइड हिलोगे, और अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में चली गई तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जब इससे वो सवाल पूछे तो वो निरुत्तर हो गया, अभी उसको हटा दिया गया है, लेकिन ये खबर कहीं है नहीं। ठीक, अभी जो आपको उस दहशत का माहौल फैलाकर जो टीके लगाए गए, आप सब जानते हैं क्या स्थिति है देश के अंदर। लोग बेचारे हार्ट अटैक से, कोई ब्रेन हेमरेज से, कोई चलते चलते 6-6 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे, पुलिस भर्ती में जो दौड़ लगा रहे हैं, आर्मी की भर्ती हुई उसमें। सोचने वाली बात है ना, जो पूरा का पूरा तंत्र लगा था उस माहौल को फैलाने में, और आपको दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान के नाम पर, जिसके बड़े बड़े बैनर लगे, पोस्टर लगे, जिस पर देश के प्रधान की फोटो लगी, आज आप चेक करो तो उस पर फोटो भी नहीं है, फोटो भी गायब हो गई। तो साथियों, कहने का बात यह है कि जब ये माहौल चल रहा था तब भी कुछ व्यक्ति थे, कुछ साथी थे देश में, कुछ योद्धा थे जो बिना डरे निडर होकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। पीएससी सेंटर में जाकर बता रहे थे कि भाई इसको मत लगवाओ आप टीके को, ये कोई बड़ी साजिश है, आप लोगों को बीमार बनाने की एक साजिश देश के अंदर चल रही है। तो डॉक्टर देवेंद्र भलारा जी और फिर देश के जो कार्यकर्ता थे, जो राजीव भाई को जानते थे या कोई और सामाजिक संगठन से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने फिर उस संघर्ष के दौर से जनता सरकार मोर्चा का गठन किया 2021 में। मोर्चा बना कि भाई हम जाएंगे, जब सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, जागरूक वर्ग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, नेता अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो हम जाएंगे लोगों के पास, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि ये गलत हो रहा है। और क्या क्या गलत हो रहा है मैं आपको बता ही रहा हूँ कि भाई आपको शिक्षा वगैरह वगैरह मैंने अभी आपसे बात करी। उसी सिलसिले में आज हम आपके बीच आए हैं। 2 उद्देश्य जनता सरकार मोर्चा ने तय किए हैं। सबसे पहली बात, ये कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है। हम आपसे ना नोट मांगने आए ना वोट मांगने आए, हम आपको जागरूक करने के लिए आए। ये जागृत और समाज को बदलने के लिए, देश को पुनः स्थापित करने के लिए, उसमें भाईचारा बढ़ाने के लिए, धार्मिक विद्वेष को कम करने के लिए एक संगठन है, कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है। इसको आप ध्यान रखना। जनता सरकार मोर्चा इसलिए रखा गया है इसका नाम कि भाई आप ही असली ताकत हो, जनता ही सरकार है। हमारा वो जो लोगो है उस पर नारा लिखा हुआ है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, आप इस देश के मालिक हो। जब कोरोना के टाइम में जब आपको टीकाकरण हुआ, तब भी कंपनियों ने लिखित में दिया था कि इससे आपको टीटीएस हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिससे क्लॉट्स बनते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, ऐसे ही उसने एक लिस्ट दी थी। लेकिन वो आपके जो आशा वर्कर है या आंगनवाड़ी वर्कर है या जो नर्स थी या डॉक्टर था, उसने आपको नहीं बताया। ठीक, तो अब आपको जब वो नहीं बता रहे हैं तो हम भाई, हमको पता है, आपको नहीं मालूम है, हमको जानकारी, हम आपको ये जानकारी देने के लिए आए कि आप समझिए देश के अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। भाई क्या किसी वैज्ञानिक को ये बात समझ में नहीं आई क्या? क्या देश में इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, इतने इंस्टीट्यूट हैं, इतने लोग लगे हैं, इतने डॉक्टर हैं, क्या उनको समझ में नहीं आई? समझ में तो आई, लेकिन वो लोभवश या डरवश या लालचवश आपको नहीं बता रहे हैं बातें। अब जनता सरकार मोर्चा मतलब कि भाई जाएंगे जनता के पास, तो जनता ही तो सरकार है, ताकत तो आपके ही हाथ में है।
आपकी ही ताकत लेकर के आपके ही खिलाफ देश के लोग काम कर रहे हैं, जिनको आप नेता कहते हो। एक दिन मैं हिसाब निकाल रहा था कि अगर एक पंचवार्षिक योजना है और 20 लाख करोड़ का लगभग बजट होता था पहले, अब थोड़ा बढ़ गया है भारत का, तो 70 दूनी 40, 150 लाख करोड़ रुपए तो खर्च हो चुके हैं आपकी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अभाव को हटाने के लिए। आप अगर 150 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, भारत में लगभग 6.5 लाख गांव हैं, तो एक गांव के हिस्से में जोड़ लो कितना पैसा आता है। अगर उसको कोई विकास ना करें, हम कोई योजना ना बनावे, सीधा लोगों को दे देते उस पैसे को, तो आज हर आदमी लखपति हो गया होता, ऐसी दीनहीन व्यवस्था में न रहता। तो इस सारी की सारी समस्याओं की जो जड़ है, वो जड़ क्या है? वो जड़ है व्यवस्था। व्यवस्था मतलब कैसे कि जब रामायण की कहानी सबने सुनी है, रामायण तो हम सबने सुनी है। जब रावण का अंत कर दिया भगवान राम ने लंका में, और रावण जो है मृत्यु की कगार पे था, या मृत्यु हो गई रावण की, तो फिर विभीषण ने प्रपोजल दिया अपना भगवान राम को कि साहब अब रावण तो नष्ट हो गया है और आप जो है ग्रहण करिए, राज्य को चलाइए। तो भगवान ने उसको मना कर दिया, बोले नहीं, हम तुम्हारा राज्य अभिषेक कर चुके हैं पहले ही, तुम ही चलाओ। फिर भी उसने बहुत आग्रह किया, कभी लक्ष्मण जी को सिफारिश करे, कभी कुछ करे, बोला भाई कहिए। तो लक्ष्मण ने फिर अपने बड़े भाई को कहा, राम को, कि भगवान इतना आग्रह कर रहा है, सोने की लंका है, भरत तो वहाँ बहुत अच्छे से चला रहा है अयोध्या में, तो आप हम यहाँ चला लें तो क्या दिक्कत है, कोई बुराई भी नहीं है। तो भगवान राम ने उसको कहा, विभीषण बोला तू बुला विभीषण। विभीषण को बुलाया गया। भगवान ने कहा विभीषण को, राम ने, कि विभीषण तू यही चाहता है कि मैं चलाऊं? हाँ जी, आप चला मैं तो बढ़िया रहे। बोला कि एक बात का ध्यान रखना, जो व्यवस्था रावण ने यहाँ खड़ी करी है अपने शासनकाल के दौरान, जो उसने व्यवस्था बनाई, व्यवस्था जो मतलब उसने जो मंत्री परिषद बनाया, उसने जो अधिकारी नियुक्त किए, ठीक है ना, उसने जो कर व्यवस्था बनाई, उसने प्रशासनिक व्यवस्था जो बनाई, उसने शिक्षा की व्यवस्था जो बनाई है, अगर वही व्यवस्था चलती रही तो चाहे मैं ही राज करूं, रावण की ही राज होगा लंका के अंदर। अगर तुम चाहते हो कि राम का शासन आ जाए यहाँ, तो मेरी जो व्यवस्था है जो अयोध्या में चल रही है, वो व्यवस्था कहते हैं, जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो कर लेने की व्यवस्था है, जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है और जो सैन्य व्यवस्था है, वो अगर तुम लागू करते हो तो मैं रहूँ ना रहूँ, मेरी व्यवस्था यहाँ चलती रहेगी। ठीक। अब भारत में जो व्यवस्था चल रही है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो व्यवस्था चल रही है, वो व्यवस्था वो चल रही है जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी पूरी दुनिया को गुलाम बनाने के लिए। चूँकि हम भारत में हैं, तो भारत में उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी, व्यवस्था खड़ी करी थी, जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उसके अंतर्गत उन्होंने डीएम बनाया, उसके अंदर एसडीएम बनाया, तहसीलदार बनाया, पटवारी बनाया, ठीक है जी, कानूगो बनाया, एक तहसील का निर्माण करा, फिर लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक पुलिस की व्यवस्था बनाई, फिर उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी टैक्स लेने की, वो सिस्टम बनाया। अब लोगों को तो क्या करना है कि भाई ये भारत के लोग हैं या किसी भी देश के लोग हों, इनको ये व्यवस्था को ये मानते रहें, इसके लिए एजुकेशन सिस्टम बनाया, शिक्षा व्यवस्था जिसको कहते हैं। तो ऐसी पूरी की पूरी व्यवस्था उन्होंने खड़ी करी, और उस व्यवस्था को 1947 में हमने एज इट इज़ आज तक चला रखा है। तो फिर आपको शासन किसका हुआ? अंग्रेजों का। और अंग्रेजों का ध्येय था 1930 के आसपास जो बजट था, 130 करोड़ रुपए का था लगभग बजट उस समय भारत का, अंग्रेजों ने जो पेश किया था, ये संसद भवन अब जो नया बना इससे पहले वाले में, तो उसमें 130 करोड़ रुपए में 110 करोड़ रुपए का जो खर्चा था वो अंग्रेजी अधिकारियों की सुख सुविधा और सैलरी पे खर्च हो जाता था। बाकी बचे 20 करोड़ उसमें कर लो जो करना है।
आज का जो बजट है आपका, चाहे वो 20 लाख करोड़ का हो चाहे 25 लाख करोड़ का हो, उसका जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, दो तरह का होता है। प्लान्ड मतलब जिसकी प्लानिंग होती है कि हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, और एक होता है अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो अधिकारियों की, मंत्रियों की और जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उसको खर्चा होता है चलाने का, उसमें खर्च होता है वो 85% है, मतलब 85% तो वहीं खर्च हो गया भाई। तो ऐसे सिस्टम को चलाए क्यों? आप इनकम टैक्स देते हो, जो भी सब देता है, एक व्यक्ति लगभग पूरे साल में 10,000 रुपये टैक्स दे देता है, हर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति बात कर रहा हूं मैं, एक साल में। क्यों? क्योंकि आप पेन खरीदो तो उस पर भी टैक्स है, आप जलेबी खरीदोगे दुकान से उस पर भी टैक्स है, आप समोसा चाय कुछ भी खरीदोगे सुई से लेकर ऊपर तक उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। 10,000 रुपये एक व्यक्ति दे रहा है, 140 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है, आप अंदाजा लगा लो कितना लूट चल रही है, और भला फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था बनाई गई है शोषण करने के लिए। तो ये व्यवस्था, आप जो दुखी हैं या मैं जो दुखी हूं और हम जो यहाँ आए हैं वो इसलिए आए हैं कि भाई खोट व्यवस्था में है, और व्यवस्था कौन बदल सकता है? आमजन। क्योंकि बिना समझे आप कोई काम नहीं कर सकते। जब तक आपको समस्या का नहीं पता तो समस्या का समाधान भी नहीं निकल सकता। इसके लिए मोर्चे का गठन हुआ। मोर्चे का गठन मतलब आप सब मिलकर ही जनता सरकार मोर्चा है। इसमें कोई आधिकारिक वो नहीं होता कि फॉर्म भरना है आपको या चुनाव लड़ना है, कुछ नहीं। आप सिर्फ अपने आप को सुधार कर अपने गांव के लिए काम करना शुरू कर दें। कोई ऐसी बात हो, समझ विकसित करें, वही जनता सरकार मोर्चा है। इस व्यवस्था के कारण आप इस व्यवस्था में चलते रहिए, कितने ही प्रलोभन ले लो, कितना ही काम कर लो, 70 साल में कोई सुधार नहीं हुआ, अगले 70 में होने की कोई संभावना नहीं है। सुधार होगा तो व्यवस्था को बदलने से होगा। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 2 उद्देश्य लेकर चला है जनता सरकार मोर्चा। जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन, इन पर निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय लोगों का होना चाहिए। भाई आपके गांव में सड़क बनेगी कि नाली बनेगी कि तालाब खुदेगा, है ना, गोचर भूमि चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, तो इसका अधिकार कोई पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको PWD बोलते हैं, वो कैसे ले सकता है वहाँ बैठ के जिला मुख्यालय में? बताओ, आप बताओ मुझे। क्यों जी? आपकी जो शिक्षा की नीति है वो क्या होगी, उसका वहाँ दिल्ली में बैठ के कैसे फैसला हो सकता है? आप देखोगे ना कि हमारे आसपास की आबो हवा क्या है, वातावरण क्या है, उसको लेकर के हमको किस तरह की शिक्षा अपने समाज को देनी है, तो वो तो स्थानीय लोग बताएंगे ना। क्यों जी? आपके डंगरों को, आपके जानवरों को और आपको कैसा कानून चाहिए वो आप तय करोगे। तो ये पहला ध्येय है। दूसरा ध्येय है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती से पूंजीवाद का खात्मा। पूंजीवाद मतलब भाई अगर शिक्षा जो है उसमें पूंजीवाद रहा, मतलब पैसे का बोलबाला रहा, तो फिर गरीब आदमी को कभी शिक्षा नहीं मिल सकती। आज आप देख रहे हो क्या स्थिति है। शिक्षा मिलेगी तो अमीर आदमी को मिलेगी, लेकिन भारत की परंपरा रही है, कृष्ण भी वहीं पढ़ता है, सुदामा भी वहीं पढ़ता है, इसलिए दोनों बराबर हैं। तो ये व्यवस्था में अगर पूंजीवाद रहा तो आपको शिक्षा नहीं मिल सकती। और एक बात आपको मैं बता दूं, जनता सरकार मोर्चा एक खास शिक्षा के ऊपर एक खास काम कर रहा है कि कोई भी बच्चा किस हुनर को लेकर पैदा हुआ है इसको पहचाना जा सकता है। उसकी पूरी टेक्निक, पूरी जानकारी मोर्चे के पास है। भाई डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी इसमें महारत हासिल है उनको, तो वो बता सकते हैं कि भाई ये बच्चा इस काम को करने के लिए पैदा हुआ, वो पता लग जाए। 100% एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार बेस्ड शिक्षा हो तो क्या दिक्कत है, और आपके स्थानीय गांव में मिल जाए, कोई पैसा आपको खर्च ना करना पड़े, तो क्या कितनी बढ़िया बात है। और ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब असंभव नहीं है इसमें कुछ भी। इसका एक मॉडल पे काम, प्रैक्टिकली काम किया जा चुका है, ऐसा नहीं है कि ये कोई हवा हवाई बात आपको बताई जा रही है। दूसरा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य तो हमसे बढ़िया, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आप तो कभी बीमार, ये बैठे बाबूजी आप बता दो कभी बीमार पड़े हो क्या? अब जो ये इतना आपको केमिकल लगा दिया गया, खेतों में जहर पड़ने लगा, उससे थोड़ी बहुत गिरावट आई है आदमी के स्वास्थ्य में, केमिकल से ज़्यादा आई है।
तो स्वस्थ रहना कोई मुश्किल नहीं है। आप अच्छा एक बात बताओ, आपको हॉस्पिटल फैसिलिटी की ज़रूरत है या स्वस्थ रहने के ज्ञान की ज़रूरत है ना भाई? आपको तो कुछ चीज़ें हैं जो गड़बड़ है, उनको हटा दो, हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं है। इतना भारी भरकम बजट क्यों खर्च करना इसके ऊपर? फिर तीसरा है आपका न्याय। न्याय व्यवस्था में भी अगर पैसा रहा तो कभी कमजोर आदमी को, गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल सकता। काटते रहो चक्कर, गवाह खरीदे बेचे जाते हैं, पैसे का बोलबाला है। तो इसमें भी पूंजीवाद का खात्मा जनता सरकार मोर्चा का ध्येय वाक्य है। अब खेती में अगर पूंजीवाद है तो भाई फिर आपको बीज भी कंपनी से लेना पड़ेगा। प्रावलंबन है, और वो कैसा बीज देगी वो तो उसकी नीयत के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है जी। दूसरा, आपको फिर मशीन भी खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि उनको तो ट्रैक्टर बेचने से मतलब है। अच्छा, आप यहाँ लोग हैं जो खेती करते होंगे, वो बताओ मुझे कि ट्रैक्टर खरीद कर खेती करना महंगा है कि किराए पर खेती करना महंगा है? अच्छा, सस्ता है। आप 5 लाख रुपए का ट्रैक्टर लो पहले, वो टायर भी खाता है, सर्विस भी हो रही है उसकी, तेल भी खर्च होता है, काम आपको उसका ज़्यादा साल में 20-25 दिन पड़ता है। पहले हम स्वावलंबी बैलों से खेती करते थे, 1 रुपये का डीजल नहीं खर्च होता था, जब मर्जी आया तब कर लिया, है ना। उनका जो गोबर था उससे खाद बनती थी। और एक योजना लेके आई थी सरकार एक बार बीच में, बहुत अच्छी योजना थी वो बायोगैस की, 2002 में, 2000 के आसपास, गोबर गैस। भाई जो पशुधन है उसका गोबर है, उसमें से गैस आप खाने के इस्तेमाल कर लो, जलाने के लिए ईंधन के रूप में, और उसका जो खाद है वो बढ़िया खाद बन जाता है। इसमें से भी हम पूंजीवाद नहीं होना चाहिए। बताओ आप, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अब आ गया शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति। अब राजनीति रह गया। अब राजनीति में अगर पैसा होगा तो फिर कभी भी जो सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, वो जनप्रतिनिधि बन ही नहीं सकता। आप देखते ही हो, आप अगर आपके यहाँ हल्के में विधानसभा में कोई विधायक का अगर चुनाव लड़ना हो तो पहले तो 1-2 करोड़ रुपए पार्टी को दो, तब टिकट मिलेगा। ठीक, फिर जो 1-2 करोड़ रुपए टिकट देगा, 1-2 करोड़ रुपए उसे खर्च करना पड़ेगा चुनाव में। जब वो जो कोई 4-5 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव लड़ेगा तो भाई फिर वो क्या कर देगा ये बताओ मुझे? उसे 10 करोड़ रुपए बनाओगा, क्योंकि अगले की भी तैयारी करनी उसे। आपके लिए कुछ नहीं करेगा वो, क्योंकि आपकी भागीदारी नहीं है उसको बनाने में। भागीदारी है पार्टी की, है ना। और पार्टी हमको गुमराह कर देती है, कोई भी पार्टी हो चाहे। यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके समाज का व्यक्ति उस पद तक नहीं पहुँचा। हर समाज का व्यक्ति उस पद तक पहुँच गया, लेकिन कोई काम किसी समाज का भला हुआ नहीं, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी धर्म का हो। ये तो सब हमने करके देख लिया। तो भाई ये 2 ध्येय लेकर जनता सरकार मोर्चा आपके बीच आया, हरियाणा से चलकर। और जनता सरकार मोर्चा पूरे देश में लगातार जन जागरण का काम कर रहा है। कोई भाई ऐसा हो जिसको वो 2 बीमारी के इंजेक्शन लगने के बाद दिक्कत तकलीफ हो रही हो, तो भिकमपाल जी हैं, या इनसे संपर्क कर लेना। उसकी दवाई भी है जिससे कि आपका स्वास्थ्य दोबारा से ठीक हो जाए। वो आपको नंबर दे देंगे, वहाँ से दवाई मंगवा लेना। तीसरी बात, एक बड़ा विषय है देश के अंदर, एक और है क्या, ये बैंकों का मायाजाल। बैंकों का मायाजाल, अब लोग बैंकों का मायाजाल कैसे है, मतलब इस शब्द का मायाजाल क्यों कहा जा रहा है? मायाजाल भाई साहब इसलिए कहा जा रहा है कि जनता सरकार मोर्चा के एक बड़े अग्रणी साथी हैं, उन्होंने 15-20 वर्षों की मेहनत के बाद कुछ दस्तावेज निकाले और इसके ऊपर अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया कि जो नोट आपकी जेब में है, हम डंके की चोट पर कहते हैं कि जो नोट आपकी जेब में है वो नोट वैध नहीं है, वो अवमूलित रुपया है, नोट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, और वो फर्जी है टोटल अपने आप में। कैसे? पहली बात, उस नोट के ऊपर लिखा हुआ है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत,
जब सरकार से पूछा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, किसकी गारंटी है भाई इसके ऊपर, तो पता लगा कि भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप कहोगे कि जी कैसे? वो ऐसे कि भारत सरकार के 3 नाम हैं, एक तो भारत सरकार, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो पासपोर्ट है उस पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा जाता है। कागज बोलचाल की भाषा में तो हम कुछ भी बोल लें, लेकिन जब लिखित में बात आती है तो कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो भाई किसकी गारंटी इसके ऊपर, क्या मानना है इसको? दूसरा उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। तो वो 10 रुपये क्या है? वचन दिया है ना, वो 10 रुपये क्या है? तो जब इसके बारे में पता करा रुपये का इतिहास कि रुपया क्या है, तो रुपया पता लगा कि रुपया शेरशाह सूरी के टाइम से जब ये रजिस्टर्ड फॉर्म में आया तो रुपया जो है वो था चांदी का 1 रुपया, और सोने की जो सिक्के होते थे उनको कहते थे मोहर। सबको पता है आपको। तो 1 रुपया जो होता था चांदी का वो शुद्ध 1 तोले का होता था, और 1 तोला जो है वो 11.664 मिलीग्राम का है। तो यानी कि 1 रुपये की क्या कीमत हो गई? 1 तोला। आज उसका बाजार में क्या भाव है? ये जो नोट आपकी जेब में है ये लगभग 6,000 रुपये में है। जब उसको सोने में कैलकुलेट करोगे आप तो 777 मिलीग्राम आता है। तो वो 6,000 नोट के बराबर है। मतलब इतना अवमूल्यन इन लोगों ने कर दिया, आपको पता नहीं, क्योंकि हम विश्वास करे बैठे। क्यों जी? आप इसको नोट को ले जाओ और पता कर लो कोर्ट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है। तो भाई इस रुपये के ऊपर बड़ा काम जनता सरकार मोर्चा ने एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ रखी है। लगभग 1500 से ज़्यादा लोगों के आवेदन पत्र बैंक को, आरबीआई को, जिला अधिकारियों को, पुलिस में सबको दिए जा चुके हैं कि आप हमें ये लिख के दे दो कि ये रुपया जो है वैध है कि अवैध है। कोई चू तक बोलने को तैयार नहीं। तो इस विषय को लेकर भी जनता सरकार मोर्चा आगे बढ़ रहा है। किसी भाई को ऊपर अगर वो कर्जे में फंसा लिया गया है, बैंक क्या करता है? कर्जे में फंसा लेता है लोगों को। आपकी असली ज़मीन, असली धन, असली प्रॉपर्टी उसको अपने यहाँ गिरवी रख लेता है, और उसको मैंने आपको बताया क्योंकि ये नोट में कोई जान नहीं है तो वो कितने भी नोट अपनी मर्जी से दे दे। भाई ऐसे तो मैं भी दे दूँ आपको। क्यों जी? क्योंकि आप जो मेहनत करते हो, सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटा काम करते हो, और आप ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? भोजन से। ऊर्जा भोजन से मिलती है ना, और भोजन कहाँ पैदा होता है? खेत में, और खेत को ऊर्जा मिलती है भगवान सूर्य से। तो आप जो है प्रकृति से ऊर्जा लेते हो, 8 घंटे उस ऊर्जा को खर्च करते हो, तब जाकर आप जो धन कमाते हो वो असली धन है, क्योंकि आपने उसके लिए पे किया है। अब कोई यहाँ मैं बैठ कर और कागज़ पर लिख दूँ तो वो मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धन जो है वो आपकी मेहनत का मापक है। ठीक है जी? तो ये बातें हैं भाई साहब आपके बीच करने के लिए आए। आपकी कुछ समझ में आया होगा, कुछ गलत बात अगर मुझसे कही गई हो उसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इन बातों पर, विषयों पर चर्चा करें। इसके लिए हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग चलती है, उसको भी आप ज़रूर अटेंड करें जब आपका समय मिले। अभी मोहाली में होने वाली है। अब यही बात मैं अपनी विराम रखता हूँ और रविंद्र भाई को आग्रह करूँगा कि वो भी आपको कुछ बातें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।